नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानूधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की हमारी तलाश और यात्रा जारी है। लंबे समय तक साथ बनाए रखिएगा। आज हम बात करेंगे द डेडली पेट्रो इंपीरियलिज्म ऑफ अमेरिका। दोस्तों, राष्ट्रपति कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, पिछले 100 से 150 सालों में जो एक चीज अमेरिका में बिल्कुल नहीं बदली, एक सतत सत्य की तरह बनी रही, वो है अमेरिका का पेट्रो इंपीरियलिज्म। तो ये क्या होता है, इसके क्या नुकसान होते हैं, और भारत जैसे देश के लिए जो पूरी तरह से इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, जब एनर्जी की बात आती है, क्या ये हमारे लिए भी एक खतरा हो सकता है? यही हमारी आज की इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है। गहराई से बहुत सारी चीजें जियोपॉलिटिक्स की हम समझने का प्रयास करेंगे। और आप यहां तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए। आइए शुरू करते हैं। डेडली पेट्रो इंपीरियलिज्म ऑफ अमेरिका। इस चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या दिखाई देता है? आपको इसमें अमेरिका के 10 राष्ट्रपति दिखाई देंगे। कोई रिपब्लिकन है तो कोई डेमोक्रेट है। कोई किसी प्रकार के कॉजेस को प्रमोट करता आया है, कोई कुछ अलग प्रकार के सोशल कॉजेस को प्रमोट करता आया है। सबकी अपनी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रही, एक सेलिंग पिच रहा। लेकिन इन सभी में जो एक चीज कॉमन रही है, वो है बिग ऑयल के प्रति इनकी निष्ठा। दोस्तों, आज जो ईरान का इतना भीषण युद्ध चलता चला जा रहा है और उसे कोई रोक सच्चे अर्थों में नहीं पा रहा है, सीज फायर होगा, पीस टॉक होगा, अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक बहुत लंबी लड़ाई की शुरुआत हुई है। मैंने थर्ड वर्ल्ड वॉर नाम का जो वीडियो इस प्लेलिस्ट में बनाया है, आप उसे देखिएगा, आपको वो क्लियर होगा। और रे डैलियो का भी ऐसा ही मानना है। ईरान का जो युद्ध हो रहा है, इसके पीछे भी बिग ऑयल की भूमिका है। और राष्ट्रपति और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सब मिलके एक ही दिशा में एक तरह काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, कोई भी पार्टी आए, कोई भी राष्ट्रपति आए, चुनाव में वो भले ही बोले कि हम फॉरएवर वॉर्स में नहीं जाएंगे, होता वही है जो 150 सालों से होता आ रहा है, ऑयल के प्रति इनकी अगाध निष्ठा। इससे बड़ा सबूत मैं आपको दे नहीं सकता हूं। ये सज्जन है स्मेडली बटलर, मेजर जनरल बटलर। ये 1940 आते आते अमेरिका के इतिहास के सबसे अधिक डेकोरेटेड मरीन बन गए थे अमेरिकन मिलिट्री के। और जब वो रिटायर हुए मरीन कोर से, तो उन्होंने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री इंटरवेंशंस की भयानक आलोचना करना शुरू की। आप ध्यान से सुने, देखें, पढ़ें वो क्या कहते हैं। वो इतने निराश हो गए थे रिटायर होने के बाद, जब उन्होंने अपने जीवन का एक आत्म अवलोकन किया। When he started introspecting what he did all his life, he got into kind of a depression and he said, I spent most of my time being a high class muscle man for big business, for Wall Street and for the bankers. In short, I was a racketeer, a gangster for capitalism. वो कहते हैं कि दिखने में तो मैं बहुत सम्मानित सैनिक हूं, इतने सारे मेडल लटका रखे हैं, लेकिन मैं एक बहुत सम्मानित मसल मैन से ज्यादा कुछ नहीं था। सारी दुनिया में मैं अमेरिका के लिए युद्ध लड़ता रहा, लेकिन दरअसल मैं अमेरिका के लिए नहीं, यहां के धन्ना सेठों के लिए, जिसमें बिग ऑयल सबसे बड़ा है, युद्ध लड़ रहा था। अब इससे बड़ी टेस्टिमनी हो नहीं सकती। लेकिन इनकी इस बात को कहे भी 80 साल गुजर चुके हैं। और इन 80 सालों में क्या बदला, वो हमने मार्च और अप्रैल 2026 में मिडिल ईस्ट में देख लिया। बेसिकली कुछ नहीं बदला। तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुछ नहीं बदला है, ये क्यों नहीं बदला है। दोस्तों, आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे होंगे, यही उम्मीद है। आपके सजेशंस आने दीजिए और इस प्लेलिस्ट के ये वाले वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। पहले हम समझते हैं कि विश्व में ऊर्जा की कंजम्पशन की सच्चाई क्या है। दोस्तों, कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो अमेरिका के बिहेवियर को कंट्रोल करती है।
आज भी जीवाश्म ईंधन जो है फॉसिल फ्यूल वो 80% है दुनिया में कंजम्पशन का। ऑयल, कोल, नेचुरल गैस। तो समस्या ये हो गई है कि अगर ऑयल, कोल और नेचुरल गैस 70 से 80% कंजम्पशन मैट्रिक्स में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, तो हम तो पूरी तरह इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स पर आश्रित हैं। हमारा रिन्यूएबल और न्यूक्लियर का खेल अभी और 10, 15, 20 साल उसे मैच्योर होने में लगेगा, जबकि इतनी मेहनत सारे देश मिलकर कर रहे हैं। सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, बट इट इज स्टिल नॉट देयर, क्योंकि अगर 70 से 80% फॉसिल फ्यूल है तो फिर कहना ही क्या। और उस फॉसिल फ्यूल में भी 30 से 32% कच्चा तेल। इस वजह से अमेरिका को ऐसा लगता है कि दुनिया भर में जहां भी प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, उस पर कब्जा मेरा ही होना चाहिए। फिर उसके लिए मुझे साम दाम दंड भेद जो करना पड़े, एवरीथिंग विल बी कंसीडर्ड फेयर। ऑयल और नेचुरल ऑयल के बाद कोल और नेचुरल गैस आते हैं और ये मिलके 70 से 80% बन जाते हैं। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है यानी रिन्यूएबल्स हैं, वो अभी 12 से 15% है। सोलर, विंड, हाइड्रो वगैरह। और इसमें सोलर और विंड सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं, हाइड्रो उतना तेजी से दुनिया में नहीं बढ़ रहा है। एशिया 50% कंजम्पशन कर रहा है दुनिया की ऊर्जा का। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में भारत के लिए अब एनर्जी की इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती चले जाने वाली है। आप बात समझ रहे हैं? तो अगर दुनिया भर की ऊर्जा का लगभग आधा एशिया में जा रहा है और उसमें भारत और चीन दोनों प्रमुख कंज्यूमर्स हैं, और भारत उसमें से अपनी मेजॉरिटी एनर्जी रिक्वायरमेंट को इंपोर्ट करता है, तो हमारे लिए यह अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले सालों में चुनौतियां लगातार बढ़ती ही जाने वाली हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इस खूबसूरत चित्र के जरिए आपको फिर से दिखा दिया। तो ये है सच्चाई ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन की। अमेरिका की दादागिरी को समझने के पहले हमें कुछ ये तथ्य भी देखने पड़ेंगे ना। तो मेरी ग्लोबल अफेयर सीरीज में मैं आपको एनालिटिकली फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चीजें दिखा रहा हूं। तो सबसे ज्यादा कच्चे तेल की कहां पर आपको डिस्कवरी हुई है, कन्वर्जन इनटू प्रूवन रिजर्व्स हुआ है? वेनेजुएला। तो फिर मदुरो को तो किडनैप करके लाना ही था। सऊदी अरेबिया, इसीलिए उसको अपना एलाय बना के रखा हुआ है और ईरान से उसकी लड़ाई चल रही है। ईरान जिस पे कब्जा करने गए थे और बहुत बुरी तरह पलट के मार लगी। कनाडा उसको अपना 51st स्टेट बनाना चाहते हैं, और इराक वहां तबाही 2003 से 6 में मचा ही चुके हैं। आप देखिए, मैंने लगे हाथों पढ़ के आपको बता दिया कि ऑयल इंपीरियलिज्म, पेट्रो इंपीरियलिज्म किस तरह से चलता है। तो इस चित्र में आपको फिर से ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि दुनिया में जहां भी कच्चा तेल प्रूवन बड़ी क्वांटिटी में है, अमेरिका बराबर या तो उससे मित्रता करके अपनी शर्तों पे पेट्रो डॉलर को प्रिजर्व करवाएगा। मैंने पेट्रो डॉलर पे भी एक वीडियो इस प्लेलिस्ट में बनाया है, देख लीजिएगा। और जो जो भी हम यहाँ आपके साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, इस पर आपकी राय कमेंट थ्रेड में रखते चलिए, और कौन कौन से टॉपिक आप चाहते हैं बताते चलिए। तो इन देशों में या तो वो मित्रता करेगा या उनको खत्म ही करने की कोशिश करेगा। सद्दाम हुसैन को मरवा दिया, मुअम्मर गद्दाफी को मरवा दिया या मार डाला, कुछ भी कह लें। और खामेनेई साहब को भी खत्म कर दिया 28 फरवरी 2026 को। और एक एक करके जहां जहां दिक्कत थी कि जो झुकने को तैयार नहीं था, उसको किडनैप कर लिया वेनेजुएला से। तो वी सी की वेनेजुएला हो, लीबिया हो, इराक हो, ईरान हो, ऑयल पर प्राइमरी कब्जा मेरा होना चाहिए। इसने दुनिया की राजनीति को बहुत विकृत कर दिया, लेकिन अमेरिका वैसा नहीं मानता। उसका कहना है कि यही सब ठीक है और मैं तो ऐसा ही करूंगा, एंड दिस हैज वेरी सीरियस इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया। इसी को कहते हैं पेट्रो इंपीरियलिज्म, यानी पेट्रोलियम की राजशाही, दादागिरी। और जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही सही है, और तुम सबको उस हिसाब से चलना होगा। और ईरान ने मना कर दिया उस हिसाब से, इसलिए इतना भयंकर युद्ध छिड़ गया जिससे बाहर ये निकल नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, पेट्रो इंपीरियलिज्म के 3 मुद्दे आप अच्छे से समझ लीजिए। रिसोर्स ड्रिवन पावर, इनका कहना अमेरिका का ये है, और इन जनरल हम कह सकते हैं कि ये उस प्रकार की भू राजनीतिक स्ट्रेटेजी है जहां कोई देश अपनी मिलिट्री को आगे उस दिशा में बढ़ाता है, अपने बेसिस उस हिसाब से खोलता है,
जहां वो ऑयल और एनर्जी को सिक्योर कर ले। अब इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऑन द फेस ऑफ इट आप अगर देखें तो चाइना भी यही चाहता है। चाइना स्टेट ऑफ मलक्का को फ्री रखना चाहता है। चाइना की एनर्जी नीड्स का भी बड़ा हिस्सा इंपोर्ट होता है, जैसे भारत के केस में इंपोर्ट होता है। तो हर देश चाहेगा कि वो ऐसा करे। अमेरिका हदें पार कर देता है और अमेरिका वायलेंस को जस्टिफाई करते हुए हेड्स ऑफ स्टेट्स को मरवाने को भी बिल्कुल लेजिटिमेट मानता है, और वेस्टर्न मीडिया उसको प्रोपोगेंडा के जरिए विलेनाइज करके जस्टिफाई कर देती है। आज भी एग्जैक्टली वही चल रहा है, ऑल्दो ईरान के बहुत कड़े रुख की वजह से पासे पलटने लग गए हैं। तो 150 साल में ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं वी आर लिविंग थ्रू एब्सोल्युटली हिस्टोरिक टाइम, जहां हम अपनी आंखों से विश्व व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं। और मैंने आपको एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर 2 से 3 वीडियो सीरीज में अभी तक दिए हैं, आगे हम और लाते रहेंगे। पॉलिटिकल और मिलिट्री इंटरवेंशन हर तरह का वो करना चाहते हैं, फिर वो सैबोटाज हो या कुछ भी हो। इकोनॉमिक डिपेंडेंस एंड इंपैक्ट, ग्लोबल डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल बार बार रीइंफोर्स हो जाता है। प्रोड्यूसिंग नेशंस, कंज्यूमिंग नेशंस, they are all getting consumed by the power that oil ends up spouting। ये समझ में आया आपको? नाइजीरिया के केस में तो यही कहा जाता है कि इट इज अ रिसोर्स कर्स्ड कंट्री। देखिए, जब कोई बहुत तगड़ा रिसोर्स किसी देश को मिल जाता है, अक्सर वो एक रिसोर्स कर्स में तब्दील हो जाता है, अभिशाप में। तो वो एक आशीर्वाद नहीं बन पाता, वो एक श्राप बन जाता है। तो थोड़ा इस पर ढूंढ के निकालिए कि व्हाट इज रिसोर्स कर्स, और हमें कमेंट में बताइए कि ये रिसोर्स कर्स क्या है। सेशन की शुरुआत में मैंने आपको 10 अमेरिकी राष्ट्रपति के तस्वीर दिखाई थी, फिर से एक बार दिखाऊंगा। उनके नाम कमेंट हेड में लिखने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा जीके ही बढ़ेगा, अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए जीके जैसे भी बढ़े। तो अब आते हैं बिग ऑयल पे। मैंने सेशन में अभी तक बिग ऑयल शब्द लिया था एक बार, कि भैया बिग ऑयल अमेरिकन पॉलिटिक्स पे बहुत गहरा असर डालता है। तो ये बिग ऑयल होता क्या है? जिस तरह बिग फार्मा होता है, उसी तरह बिग ऑयल होता है। चंद विशाल काय कंपनियां जो अपने धन बल से राजनीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती। यहां अप्रत्यक्ष कुछ हो ही नहीं रहा है, देयर इज नथिंग इनडायरेक्ट, they are directly impacting politics and they want to continue to impact politics the way they have done, क्योंकि खून तो लग ही चुका, या कहें तेल लग चुका है मुंह के। क्षमा चाहता हूं। तो बिग ऑयल में एसो मोबिल, शेल, बीपी, शेवरॉन, टोटल एनर्जीज, ये सारी कंपनी आ गई जिनका एक ग्लोबल फुटप्रिंट है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इनका भयानक होता है। अब जब बहुत सारे देश मिलके क्रूड की पूरी मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो बनता है ओपेक और ओपेक प्लस। लेकिन जब इंडिविजुअल कंपनीज वैसा करने की कोशिश करती हैं, तो वो बनता है बिग ऑयल। दोनों में बेसिक फर्क है। और इस ईरान वॉर के बाद ओपेक और ओपेक प्लस की भूमिका आने वाले 12 महीने में बहुत देखने लायक होगी। और अगर जिस तरह अभी ब्लॉकेड लगा हुआ है वो नहीं खुलता है, तो ऑफिशियली कल भारत सरकार के एक अधिकारी ने यह कहा है कि भारत में एलपीजी की सप्लाई नॉर्मल होने में अभी बहुत लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि सप्लाई चेन टूट चुकी है, वो रातों रात उठ के बैठ नहीं जाती है वापस, सप्लाई आने लगे तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट कल मैंने पढ़ा, इज गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू नॉर्मलाइज एवरीथिंग। उसका असर भारत पे क्या आएगा? वर्किंग क्लास में, लोअर मिडिल क्लास एंड जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन की जो क्लास है, उनके पास एलपीजी नहीं है, पीएनजी तो होगा नहीं, शहरों में झुग्गियों में रहते हैं। तो जब एलपीजी ही नहीं होगा, खाना कैसे बनाएंगे? और फिर दिन में एक ही बार खाना खाएंगे, बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे, और ये हो रहा है भारत में। तो अल्टीमेटली शहर छोड़ के गांव चले जाएंगे, और जो गांव से नहीं आए, शहर के ही हैं, तो वो पता नहीं क्या करेंगे। वी आर एक्चुअली स्टेयरिंग एट अ ह्यूमन मिजरी ऑफ अनप्रेसिडेंटेड मैग्नीट्यूड। इन चीजों को नेशनल डिस्कोर्स में आज नहीं तो कल लाना ही होगा, अपने आप ही आएगा, वो देखिएगा। तो फॉसिल फ्यूल का जो पूरा इकोसिस्टम है दोस्तों, एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, ये सब अब पूरी तरह पॉलिटिक्स से प्रभावित हो रहे हैं। और सिर्फ फॉसिल फ्यूल की हम क्यों बात करें, ये बिग ऑयल का डार्क शैडो कहा जाता है। दोस्तों, सिर्फ फॉसिल फ्यूल की क्या बात करें, अगर हम बात करें तो एआई के डेटा सेंटर्स में भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। एआई के डेटा सेंटर्स में हम ये देख रहे हैं
कि कहां डेटा सेंटर्स लगाए जाएंगे, अब ये प्योरली जियोपॉलिटिक्स से तय होगा। ईरान ने ये कमिटमेंट दे दी है कि ये 18 अमेरिकन कंपनीज हैं, इनके डेटा सेंटर्स को तो मैं उड़ा ही दूंगा, क्योंकि वहीं वो एआई सॉफ्टवेयर लग रहे हैं जिससे हमें बम मारे जा रहे हैं। टारगेटेड इंटरवेंशन वाया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो हम तो अब इनको छोड़ेंगे ही नहीं, तो मिडिल ईस्ट से तो फिर एआई की कंपनीज को बोरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ेगा। इसमें इंडिया का फायदा हो जाएगा। इनमें से कई साउथ एशिया आना चाहेंगे, तो उसमें इंडिया ही सबसे बड़ा कंटेंडर रहेगा। तो ये अचानक से सैंड जैसे शिफ्ट होने लगते हैं। और अगले 12 महीने में अभी हमें बहुत सारे इसके पहलू देखना बाकी है। ये आप देखिएगा कि अगले 12 महीने में बहुत कुछ होगा। तो बिग ऑयल की जो काली छाया है, अब तेल भी काला ही है, ब्लैक गोल्ड, और इनकी छाया और काली है। ये इस तरह से पूरा नियंत्रण रख कर चलते हैं। दोस्तों, अमेरिकी पॉलिटिक्स पर लॉबिंग और कैंपेन फंडिंग, सीधे सीधे पॉलिसी इन्फ्लुएंस, और सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े बड़े अधिकारी, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन लेवल, प्रेसिडेंट लेवल, सीएक्सओ लेवल के लोग होते हैं अमेरिका में, वो सरकारों और कंपनियों के बीच इतनी आसानी से रिवॉल्विंग डोर आगे पीछे घूमते रहते हैं कि पूछिए मत। मानो कि वो बिल्कुल सामान्य है, और अमेरिका में तो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के बीच में रिवॉल्विंग डोर ही है। सो दिस इज द पावर डायनामिक्स बिहाइंड व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। वो जो सैकड़ों सैकड़ों हजारों मासूम बच्चे, औरतें और मर्द मारे जा रहे हैं बमबारी में सब तरफ, उसके पीछे जो बहुत बड़ी हिडन पावर है वो है बिग ऑयल। और ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए मजबूरी क्या है कि हमारा पूरा आधुनिक जीवन असेंशियली एनर्जी पे टिका हुआ। हमारी सारी अकड़, हमारी शान शौकत, हमारा सब ताम झाम, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये दो कौड़ी की नहीं है। अगर ऊर्जा आनी बंद हो जाए तो बिजली आएगी कहां से? बिजली बनेगी या तो कोयला जला के, या पेट्रोल डीजल जला के, या रिन्यूएबल तरीकों से। तो उसमें सबसे बड़ा तो आज की तारीख में थर्मल ही है। और जहां जहां डायरेक्टली क्रूड ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स यूज होते हैं वो तो अपनी जगह है ही, मैं तो बिजली पे चला गया था, वो एक मेटा लेवल की एनर्जी हो गई। बट प्राइमरी एनर्जी भी हमेशा राजनीति को, मुझे नहीं लगता कि अगले 15-20 साल तक ये राजनीति कहीं भी गायब होने वाली है। तो ये अच्छी खबर नहीं है। इट्स नॉट गुड न्यूज, बिकॉज यूएस इज अनेबल टू कंटेन इटसेल्फ। अगर आप रिसर्च करें कि क्या इनमें से कोई भी एंटी बिग ऑयल था, अमेरिका का ये 10 राष्ट्रपतियों का समुच्चय, this set of 10 presidents starting with Donald Trump and going back, Obama, George Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, Ronald Reagan, Carter, Ford, Nixon, Lyndon B. Johnson, एक भी नहीं। हालांकि इनके फेवरेट कॉजेस अलग अलग थे, इनकी सोच अलग अलग थी, इनकी पार्टियां भी अलग थी, लेकिन इनकी सोच पर बिग ऑयल का कब्जा कंप्लीट था। और ये बहुत भयानक सच है कि ये बदलने वाला नहीं है। रिन्यूएबल जितना जल्दी आ जाए, और किसी दिन अगर न्यूक्लियर फ्यूजन आ गया तो ये सारे झंझटों से मुक्ति, अज्यूमिंग वो दुनिया भर में फैले। न्यूक्लियर फ्यूजन में छोटा सा फ्यूजन रिएक्टर जिंदगी भर की ऊर्जा देने के लिए काफी होगा। तो वो तो एक दुनिया ही बदल जाएगी, ये सारे झगड़े और वॉर्स ही खत्म हो जाएंगे। नो वन विल नीड ऑयल देन। बट फ्यूजन एट रूम टेम्परेचर इज अ ड्रीम। कोशिशें जारी हैं, चाइना भी कर रहा है, और पूरा जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बट देन दे हैवंट ट्रूली सक्सीडेड। तो बिग ऑयल का अपना रोल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। दोस्तों, आई इनवाइट यू टू ज्वाइन अ मेंबरशिप लेवल्स ऑन दिस चैनल। नीचे एक ज्वाइन का बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको लेवल 1, 2, 3, 4, 5 दिखेंगे। इसमें आपको करंट अफेयर्स लगातार चाहिए तो लेवल 3 बहुत अच्छा है। यूपीएससी का पूरा कोर्स चाहिए, लेवल 5 बहुत अच्छा है। अंग्रेजी सीखनी है तो लेवल 4। आइए 1-2 महीना ट्राई कीजिए, आप लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे सैकड़ों दूसरे लोग सीख रहे हैं। आपका स्वागत है हमारी मेंबरशिप में। तो मैंने आज जो कुछ पढ़ाया, मैंने उसका एक सारांश यहाँ लगा दिया है। आप आराम से उसको पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं। आप इस ग्लोबल अफेयर सीरीज की एक नोटबुक भी बना सकते हैं, अगर एकदम सिंसियर हैं आप तो, और इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, समरी ये है कि हम अब ईरान वॉर के बाद एक बिल्कुल स्पष्ट पॉलिटिकल टैंगल में उलझ चुके हैं। ऊर्जा की लड़ाई ये डिफाइन करेगी आने वाले समय को, क्योंकि एआई भी पूरा का पूरा ऊर्जा आधारित ही है, और जिसके पास ऊर्जा का नियंत्रण नहीं होगा वो एआई भी नहीं चला पाएगा। हाँ, एआई में इंटरनली बहुत इनोवेशंस हो रहे हैं, बेटर चिप्स, लोअर कंजम्पशन वाले चिप्स वगैरह वगैरह,
बट इवेंचुअली एआई इज एन एनर्जी गजलर। जो देश एआई में आगे बढ़ना चाहता है उसको एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए ही चाहिए। तो मैंने एक इंडिकेशन आपको दिया है, मुझे बताइएगा बिटवीन द लाइंस आपने क्या समझा। तो दोस्तों, आज का हमारा डेडली पेट्रो इंपीरियलिज्म का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कैसा लगा आपको बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। कमेंट करते चलिए, सेशन को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। अब आपसे सोमवार को फिर भेंट होगी। नमस्ते, जय हिंद।